हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए फिर से एक बार हम उपस्थित हुए हैं मात्र 3 क्वेश्चन को लेकर के क्लास में। आज कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्नों की श्रृंखला है। इन्हीं 3 प्रश्नों में हम बाल विकास की अवस्था को बतला देंगे। क्या इन्हीं 3 प्रश्नों में क्या करेंगे? बाल विकास की अवस्था, बाल विकास की अवस्था। ठीक है, ये इन्हीं 3 प्रश्नों में हम क्या करेंगे? बाल विकास की अवस्था मतलब बालक का विकास कैसे होता है और तीनों अवस्थाओं की क्या विशेषता है। तीनों जो बाल विकास की अवस्था होती है, चाहे वह शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था, चाहे किशोरावस्था, मुख्य रूप से यही 3 अवस्थाएं होती हैं। यही 3 अवस्थाएं हैं क्या? शैशकाल, शैशकाल जन्म से 5 वर्ष, बाल्यकाल, बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष और किशोर काल। क्या? किशोर काल 13 से 18 या 19, आवली में कर लीजिए 13 से 18 या 19 वर्ष। इन्हीं तीनों कालों में मेन मुख्य रूप से एग्जाम में इन्हीं 3 समय से, इन्हीं तीनों अवस्थाओं से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं तीनों अवस्थाओं से हम प्रश्न के बारे में आप लोगों को चर्चा करेंगे। क्या मतलब बाल विकास की व्यवस्थाएं कौन कौन से? शैशव काल, बाल्या काल और किशोरा काल। इन तीनों में कैसे बालक की क्या विशेषताएं हैं, एक बालक कैसे सीखने की प्रक्रिया इसके अंदर आती है, वह क्या क्या कार्य करता है, क्या कौन कौन सी प्रवृत्तियां उसमें पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं, क्या है प्रश्न हमारा? सीखने का आदर्श काल। क्या कह रहा है कि सीखने का आदर्श काल है। किसका आदर्श काल? सीखने का। अब सीखना क्या होता है? सीखना क्या होता है? कहा जाए कि सीखना कि जिस किसी कारणवश, ठीक, या वह कोई ऐसी क्रिया जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में कुछ नया परिवर्तन आ जाए। क्या? कुछ नया व्यवहार में कुछ नया परिवर्तन आ जाए, उसे हम सीखना कहते हैं। लेकिन यहाँ अधिगम के टॉपिक को हम नहीं ले रहे हैं, केवल इतना करा सीखने का आदर्श काल। यहाँ पूछ रहा है कि आदर्श काल एक बालक कैसे सीख सकता है, उसका सबसे आदर्श काल, सबसे अच्छी अवस्था कौन सी मानी जाती है? तो वह कौन सी अवस्था मानी जाती है? वह शैशवावस्था मानी जाती है। कौन सी अवस्था मानी जाती है? वह शैशवावस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है बेटा? शैशकाल। क्या? शैशकाल। शैशकाल में हमने कब शैशवावस्था की हमने समय बता दिया। कौन सा समय बताया? जन्म से 5 वर्ष बताया। क्या बताया है? जन्म से 5 वर्ष जो है सीखने की एकदम मतलब आदर्श काल, मतलब बहुत ही अच्छी अवस्था मानी जाती है, सबसे वेल मेंटेन अवस्था जो होती है। क्योंकि इसमें बालक को जो कुछ भी कहा जाता है कि बालक का जो मस्तिष्क होता है ना, वह कोरा स्लेट होता है। क्या होता है? कोरा स्लेट होता है। ठीक, इसमें जो कुछ भी होता है जन्म के बाद ही भरा जाता है। कहा जाए कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, वह जन्म के समय कुछ ले करके पैदा नहीं होता है। का प्रकृतवाद में भी यहाँ तक बताया कि रुष्टा के यहाँ से जन्म लेने वाला बालक जो है खाली हाथों आता है। हाथ क्या मुट्ठी बंद करके खाली हाथों आता है और यहाँ आ करके उसे मोह माया में लपेट दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है, वस्त्र इत्यादि जो पहना दिया जाता है। तो वही मोह माया मतलब मस्तिष्क जो होता है, क्या होता है? बालक का कोरा स्लेट होता है। जो कुछ भी सिखाना और सीखना होगा बालक इसमें बहुत तेजी के साथ सीखता है। इसीलिए इसे जो है क्या अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। बालक इस अवस्था में बहुत तेजी के साथ अनुकरण करता है। यही एक अवस्था है जिसमें चूसने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। क्या? चूसने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। बालक अंगूठे को, पैर की अंगुली को अपने मुख में मोड़ करके, चूंकि इतना फ्लेक्सिबल उसका शरीर होता है कि एक 3 माह का बालक अपने पैर के अंगूठे को पकड़ करके अपने मुख में डाल लेता है, अपने अंगुलियों को हमेशा चूसता रहता हुआ। उसकी क्या एक प्रवृत्ति होती है। क्या? मूल प्रवृत्ति में यह सब आता है। चूसने की प्रक्रिया मूल प्रवृत्ति में आती है। इसके साथ साथ वह अपनी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा जो है हमको, आपको मतलब माता पिता को ये अलर्ट करता है कि उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, कि सोने वाला है, कि उसको निद्रा आ रही है। तो वह रो करके, चिल्ला करके यह बतलाने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसे रोने की अवस्था भी कही जाती है, चिल्लाने की अवस्था, क्राइंग एज भी कहा जाता है। बालक सबसे अधिक इसी अवस्था में चिल्लाता भी है, रोता भी है। ठीक, इसके बाद अगली अवस्था कोरा स्लेट होता है। अनुकरण की अवस्था चूसने की प्रवृत्ति होती है। ठीक, भावी जीवन की तैयारी भी माना जाता है। क्या माना जाता है? भावी जीवन की तैयारी। क्या? यह अवस्था भावी जीवन की तैयारी की अवस्था मानी जाती है। इसमें बालक
का भविष्य किस दिशा में जाएगा उस चीज को के लिए हम बालक को तैयार कर देते हैं, वैसी दिशा देते हैं, वैसा माहौल उसको देते हैं, उसका पास पड़ोस जैसा होगा बालक उसी अनुसार, जैसा पास पड़ोस परिवार होगा बालक का विकास उसी दिशा में अधिक से अधिक होता है। या 90-10 की परिभाषा, मतलब परसेंटेज में 90 और 10% बालक जो है बहुत गलत माहौल से निकल करके सही माहौल में पढ़ने लिखने की दिशा में जा पाते हैं, अन्यथा वे अपने माहौल में पलते बढ़ते हैं। और 90% बालक जो सही दिशा में होते हैं वे अपने ही दिशा में रहते हैं। ठीक, मतलब जिसका वातावरण, जिसका परिवार अच्छा होगा, जितना अच्छा बालक के लिए वातावरण आप तैयार करेंगे बालक उतना अच्छा तैयार होगा। जितना गलत वातावरण बालक को मिलेगा उतना गलत रास्ते पर बालक जाएगा। ठीक, अनुकरण की बात की जाए तो माता पिता जिस प्रकार से बिहेव करते हैं उसी प्रकार से बालक भी बिहेव कर देते हैं। एक बालक को जब प्रारंभ में झूठ बुलवाया जाता है दूसरे के लिए हंसी मजाक में, वह बालक की बाद में चल करके आदत बन जाती है झूठ बोलने की, तो वह बाद में बालक के मस्तिष्क में प्रभाव पड़ जाता है और वह अपनी अवस्था में 18-20 साल का हो जाता है तब भी वह उसी प्रकार से झूठ बोलना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि वह सीख चुका होता है कि हमारे माता पिता हमसे इस टाइप से झूठ बुलवाते थे। जैसे बाहर कोई आ गया घर के बाहर तो कहेंगे फला है, तो जब वह घर में जाएगा तो घर में उसका हलवा दिया जाएगा, बालक से कह दीजिए कि घर में नहीं है, ठीक ना, घर में नहीं है, तो बालक बाहर आकर के बोल देता है कि घर में फला नहीं है। ठीक, वह व्यक्ति चला जाता है, लेकिन उस नहीं है का फल बाद में बालक के ऊपर कितना पड़ता है इस चीज के लिए गार्जियन को मतलब पता नहीं होता है, अभिभावक को पता नहीं होता है, इसलिए बालक से कभी झूठ नहीं बुलवाना चाहिए। ठीक, अनुकरण की अवस्था हो गई। अनुकरण की अवस्था के बाद जो है समुचित संवेग की अवस्था, क्या यही झूठ बोलने की अवस्था, क्या समुचित संवेग, वह अपने संवेग के माध्यम से सब कुछ प्रकट करता है, भूख प्यास निद्रा इत्यादि को बतलाने का प्रयास करता है। ठीक, और जीवन का स्वर्णिम काल भी माना जाता है, क्या संवेगात्मक अवस्था, संवेगों का स्वर्णिम काल भी माना जाता है, क्या संवेगों का स्वर्णिम काल भी शैशवावस्था को ही माना जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जीवन का अनोखा काल, क्या जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं, जीवन का, इसको मिटाते हैं आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, जीवन का अनोखा काल है। जीवन का अनोखा काल जो है बाल्यकाल है, क्या है बेटा, बाल्यावस्था है, क्या बाल्यावस्था है। ठीक है, बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल माना जाता है। इसकी समय क्या है, इसका समय 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। क्या माना जाता है, 6 से 12 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था दो भागों में बांट करके इसमें मतलब बालक को समझने का प्रयास किया जाता है। बाल्यावस्था एक तो हो गया कि जीवन का सबसे अनोखा काल है। अगला क्या है, अगला इसको हम यह बोलते हैं स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, क्या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था इसे कहते हैं। फिर हम इसे कहते हैं प्रारंभिक स्कूली, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। ठीक, फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको कह सकते हैं वैचारिक क्रिया की अवस्था, क्या कह सकते हैं, वैचारिक क्रिया की अवस्था। इसको हम किस रूप में लेते हैं, वैचारिक क्रिया की अवस्था के रूप में मानते हैं। ठीक, अगला क्या मानते हैं, टोली दल समूह, क्या टोली दल बनाने की अवस्था या समूह की अवस्था भी मानते हैं। किसका, समूह की अवस्था मानते हैं। खेल की अवस्था मानते हैं, किसकी, खेल की अवस्था भी है अवस्था। गंदगी की अवस्था भी कहते हैं, गंदगी की अवस्था भी कहते हैं, क्या गंदगी की अवस्था भी कहते हैं। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था होती है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद क्या कहते हैं, कल्पना शक्ति अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, क्या कल्पना की अवस्था, कल्पना या अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था भी मानते हैं।
सामाजिकता की भावना बालक में विकसित हो जाती है। जहां सामाजिकरण की अवस्था कहते हैं, यही जो है सामाजिकता भावना भी विकसित हो जाती है। सामाजिकता की भावना भी विकसित हो जाती है। नए कौशल क्षमताओं के द्वारा जो है बालक के वृद्धि का जो है स्वर्णिम अवस्था भी कहा जा सकता है। किससे? नए कौशल अभिवृद्धि का जो स्किल होता है उसमें हम बालक की स्वर्णिम अवस्था भी मान लेते हैं। अब सारी अवस्थाओं के बारे में बतला देते हैं। यह होता क्या? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, मतलब बालक छोटे छोटे स्थूल संक्रियात्मक कार्यों को करना प्रारंभ। सक्रियात्मक कहा जाए कि आप लोगों को छोटे छोटे तर्कों के द्वारा, छोटे छोटे वस्तुओं के द्वारा वह खेलना प्रारंभ कर देता है, सीखना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था, जैसे वह 5 वर्ष का हो जाता है वह विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है और विद्यालय के वातावरण से वह परिचित होना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद वैचारिक क्रिया की अवस्था। वैचारिक क्रिया मतलब विचारों की क्रिया। उसके मन में, मस्तिष्क में तमाम प्रकार के प्रश्न जो है आना प्रारंभ हो जाते हैं। अलग अलग तरह के, जैसे चांद को देखकर वह क्या है, वह चंदा है। अगल बगल के तारों को देख करके वह क्या है, या रात में ही क्यों उगते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, सूर्य क्यों उगता है, सूर्य क्यों उगता है। ठीक, जैसे सुबह के टाइम सूर्य को गाय को देखेगा, छोटे बछड़े को देखेगा तो कहेगा यह लाल ही क्यों होती है, ये लाल गाय की दूध लाल क्यों नहीं होती, काली गाय की दूध काली क्यों नहीं होती, सफेद गाय की दूध सफेद होती है। ठीक है, इस प्रकार के मतलब वह वैचारिक क्रिया की अवस्था, या कहा जाए कल्पना या अमूर्त चिंतन की अवस्था जो होती है, वह अनेक प्रश्न आपसे दाग देगा, फटाफट दागेगा। ठीक है, और दाग करके आपसे कुछ सीखने की मतलब स्वर्णिम अवस्था भी होती है। एक प्रकार से क्या, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था होती है। तो यहाँ विद्यालय जीवन ये बालक का प्रारंभ हो जाता है और यहाँ से वह अच्छे बुरे की समझ उसे आने प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है टोली दल या समूह। जैसे ही बालक विद्यालय या पास पड़ोस में होता है, वह इस अवस्था में 2, 4, 6 बच्चों को लेकर के अपनी एक टोली बना लेता है, एक समूह बना लेता है। और उस टोली और समूह के विरुद्ध जो है बातचीत करना उचित नहीं होता। उसकी बुराई बच्चे नहीं सुनना पसंद करते हैं। सबसे अच्छी, अब वही लोग अपने आप को मानते हैं यह टोली हमारी सबसे अच्छी है, सबसे अच्छा कार्य हम ही लोग कर रहे हैं। ऐसा बालक के मन में जो है भावनाएं होती हैं, चाहे वह बालक हो चाहे बालिकाएं हो। उन लोगों की एक अपनी अलग टोली होती है, उन्हीं के साथ खेलना कूदना, खाना पीना, रहना उठना बैठना, बच्चों का सब कुछ चलता रहता है। खेल की अवस्था भी इसे कहते हैं। बालक इस अवस्था में जो है विभिन्न प्रकार की खेल वह खेलता है। ठीक है, अब यहाँ बालक की खेल खेलने की व्यवस्था पीछे एक कार्य है, किसी मतलब किसी रोजगार के लिए या किसी व्यवहार के लिए खेला गया खेल जो है कार्य कहलाता है। लेकिन यहाँ बालक का खेल जो है कार्य नहीं, बल्कि ये खेल क्या है, वह उनके आनंदमय होने की अवस्था है। क्या, आनंदित होने की अवस्था है। ठीक है, इतना बालक खेलने में लीन रहते हैं कि खेलते खेलते हुए अपने शरीर के जो है साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते। यहाँ तक कि खाना पीना भी बच्चे भूल जाते हैं, खेलने में मस्त हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे जो है गंदगी की अवस्था भी कही गई। क्या कही गई है? गंदगी की अवस्था भी मानी जाती है। जब भाई स्वाभाविक सी बात है, आप दिन भर चाहे कोई भी बालक है खेलता रहेगा, धूल मिट्टी, ठीक है, कीचड़, सबसे बालक खेल लेता है। उसको कोई जो है परहेज नहीं होता है। बैट गेंदा कुछ भी पा जाए वह उसी में रम जाता है, खेलना प्रारंभ कर देता है। तो ये सारी अवस्थाएं क्या है, इसीलिए बाल्यावस्था जो है अनोखा काल के रूप में मतलब माना गया है कि विषम परिस्थितियां आपके सामने उपस्थित होंगी, मतलब विशेष प्रकार की बातें सामने आएंगी। इसलिए इस सब व्यवस्था के कारण जो है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, प्रारंभिक विद्यालय अवस्था, वैचारिक क्रिया की अवस्था, टोली समूह दल इत्यादि की अवस्था, खेल की अवस्था, गंदगी की अवस्था, प्रतिद्वंदात्मकता, सामाजिकरण की अवस्था। जैसे समाज में परिवार का कोई लोग, प्रतिद्वंदात्मकता का मतलब ये होता है कि प्रतिद्वंद इसलिए हो जाता है कि कोई इनके समूह का, बालकों के समूह कोई बुराई कर देता है तो बालक उनका जो है क्या हो जाता, प्रतिद्वंदी हो जाए। कैसे समूह में आप बुराई कर दिए, ऐसा नहीं, हमारा मित्र ऐसा नहीं, हमारी मंडली ऐसी नहीं है। ठीक है, बालक के मन में चलता है वो ऐसा नहीं है। इसीलिए प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। अभी एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, किसी एक को माँ ज्यादा मानने लगे या लाड प्यार देने लगे तो अगला उन्हें खींच करके हटा के अपना बैठने का प्रयास करता है। ये भी अवस्था होती है, ये भी चीज बच्चों में होती है। यही कहा गया प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था। अभी परिवार के 10 लोग हैं, किसी एक बच्चे को जो है खूब मानने लगे, उसे बार बार चॉकलेट लाए आए, कुछ भी खिलाएं पिलाएं टहलाएं, एक बालक को ना ले जाए तो उसके अंदर प्रतिद्वंदी भावनाएं नहीं मतलब समाहित
हो जाती है, जिस बच्चे की अवहेलना की जाती है, तो वही प्रतिद्वंदात्मक, मतलब एक को अधिक मानना, एक को न मानना या उस पर ध्यान न देना। तो जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता वो बालक अगले बालक का जो है और परिवार के सदस्यों क्या प्रतिद्वंदी हो जाता है, वही समाजीकरण है। कल्पनाशीलता या अमूर्त चिंतन की भावना। भाई कल्पना की बात क्या की जाए, बालक इसमें मतलब माता पिता या परिवार के सदस्यों से जो है कहेगा मैं क्यों पैदा हुआ, ऐसे बालक ऐसे प्रश्न ले, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, ऐसे मैं क्यों पैदा हूँ, मेरा जन्म कैसे हुआ, मैं कहाँ से आया हूँ, ठीक है। अब कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न दागेगा कि जिसका उत्तर देना माता पिता या परिवार के सदस्यों के सामने जो है निरुत्तर होना पड़ता है, उत्तर नहीं रह जाता है। फिर भी बच्चे के संतुष्टि के लिए उन्हें उनकी कल्पना वाइज जो है प्रश्नों का उत्तर दिया। कहा जाएगा कि जैसे एक सफेद गाय सफेद दूध देती है तो काली गाय रहेगी, तो कहेगा काली गाय का दूध काली क्यों नहीं आ रहा है, काला क्यों नहीं हो रहा है, ठीक। अब बच्चे को यह समझा पाना इस समय कठिन है कि दूध जो होता है वह साइंटिफिक रीजन है कि गाय का रंग कुछ भी हो लेकिन दूध सफेद ही रहेगा, व्हाइट ही रहेगा, वह काला नहीं होगा। रंग से जो है दूध का रंग नहीं बदलता है। इस चीज को बच्चे को समझा पाना इस अवस्था में कठिन होता है। क्या होता है, कठिन होता है। इसके बाद है सामाजिकता की अवस्था। और जैसे जैसे 8 साल 10 साल की होता है बालक का सामाजिकरण, विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो उसका सामाजिकरण होना प्रारंभ हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि विद्यालय में विभिन्न प्रकार या समूह या दल से बच्चे आते हैं, परिवार से बच्चे आते हैं, अलग अलग समाज के बच्चे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी सामाजिक रीति रिवाज, रहन सहन, बोलचाल, भाषा इत्यादि को वे सीखते हैं। तो उनकी जो है उस अवस्था को हम इसलिए क्या बाल्यावस्था को सामाजिकरण की अवस्था या सामाजिकता की अवस्था भी मानते हैं। आइए ले चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। जो है क्या है, जीवन का सबसे कठिन काल होता है। क्या जीवन का सबसे कठिन काल होता है, क्या होता है जीवन का सबसे कठिन काल? जीवन का सबसे कठिन काल बेटा अब शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था, किशोरावस्था बचा है। अब किशोरावस्था ही जीवन का सबसे कठिन काल होता है। हम आपको फिर से बतला रहे हैं किशोरावस्था के बारे में यहाँ डिटेल में। जीवन का सबसे कठिन काल ठीक किशोर काल है। क्या कौन सा काल है बेटा? किशोर काल है। इसकी अवस्था क्या है? 12 से 18 वर्ष। क्या 12 से 18 वर्ष तक जो है जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। एक मनोवैज्ञानिक क्या है, स्टेनले हाल। क्या स्टेनले हाल महोदय हैं। ये कहते हैं कि किशोरावस्था, क्या किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव तथा तूफान की अवस्था होती है। सबसे किशोरावस्था की सबसे अच्छी परिभाषा और संपूर्ण किशोरावस्था, स्टेनले हाल महोदय ने संपूर्ण किशोरावस्था के बारे में जितनी इसकी विशेषताएं हैं इनके इन्हीं तीनों संघर्ष, तनाव और तूफान में ही समाहित कर दिए हैं। 12 से 18 वर्ष के समय को इसी में समाहित कर दिए हैं। सबसे पहली बात ये किशोरावस्था में होता क्या है, किशोरावस्था में जो है शारीरिक परिवर्तन, क्या शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, क्या शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है समस्या की अवस्था भी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? समस्या की अवस्था मानी जाती है। किसकी अवस्था? समस्या की अवस्था मानी जाती है, ठीक। इसके अतिरिक्त क्या मानी जाती है? सामाजिक परिवर्तन तीव्र होता है। शारीरिक परिवर्तन, अब शारीरिक परिवर्तन बच्चे के शारीरिक मतलब बालक का शारीरिक विकास अलग और बालिकाओं का शारीरिक विकास अलग होता है। जैसे ही 12 वर्ष 13 वर्ष लगना प्रारंभ होता है बालक और बालिका में अंतर होना प्रारंभ हो जाता है। क्या बालक और बालिका में अंतर होना, जहां बालक की लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है, ठीक, बालक की लंबाई किशोरावस्था में तीव्र गति से बढ़ती है, तो वहीं बालिका की लंबाई स्लो होना प्रारंभ हो जाती है। एक बालिका की लंबाई जो है बाल्यावस्था तक तीव्र गति से बढ़ती है। एक बच्ची जो होती है
अपने बाल्यावस्था तक बालक से बड़ी दिखती है। सेम एज की बालिकाएं अपने उम्र के बच्चों से हट्टा कट्टा है, बड़ी दिखती है, मतलब उनकी लंबाई अधिक होती है, शारीरिक आकार प्रकार बनावट जो है विकसित होता है। लेकिन जैसे ही बालक किशोर काल में प्रारंभ करता है, बालिका से अत्यधिक उसकी लंबाई हो जाती है। शारीरिक परिवर्तन पहले यही हो जाता है। उसके बाद बालकों में जो है मूंछ, ठीक, मूंछ की रेखाएं, ठीक, रेखाएं आनी प्रारंभ हो जाती है। आवाज, क्या आवाज, बालक की कर्कश हो जाती है, बच्चियों की मधुर हो जाती है। क्या बालक की कर्कश हो, कौवे जैसी काँव काँव करना प्रारंभ कर देते हैं, और बालिकाओं की आवाज सुरीली हो जाती है या मधुर हो जाती है। बालिकाएं मीठा बोलना प्रारंभ कर देते हैं। विषमलिंगी प्रेम, क्या विषमलिंगी प्रेम कहा जाए कि यहाँ विषमलिंगी प्रेम मतलब तो बालक और बालिका एक दूसरे के प्रति, अभी बाल्यावस्था तक जो है बालक या बालिका किसी के प्रति आकर्षित नहीं होते थे, ठीक है, क्या बालक या बालिकाएं किसी दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं होते थे। बालिका के समूह में, बालक बालकों के समूह में खेलना पसंद करते थे। लेकिन यहाँ किशोरावस्था लगने के बाद इनमें जो है जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे ऋतुओं का परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, हलिंगवर्थ का मानना है। लेकिन एक ऋतु का आगमन, जैसे एक ऋतु में एक नई ऋतु का जब आगमन होना होता है तो उस ऋतु को पहचान लिया जाता है या जान लिया जाता है। अगर उस ऋतु को, जैसे बाल्यावस्था में ही किशोरावस्था की संभावनाओं को हम पहचान लें तो बालक और बालिका में जो समस्याएं उत्पन्न होती है वे समस्याएं उत्पन्न ना होने पाए। सीधी सी बात है, जैसे वर्षा ऋतु आ गई है, आने वाली है। अगर हम गर्मी में ही वर्षा ऋतु के बारे में जान लें कि अब बारिश होने वाली है, तो अपने घर या छप्पर जो भी है जिसका, वह उसकी व्यवस्था कर ले, मजबूत कर ले। जैसे अभी भारत में खपरेल के घर मिलते हैं, छप्पर मिलते हैं, ठीक है, उन छप्परों को की छवाई की जाती है, उसको बनवाया जाता है। तो लोग अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार बरसात आने से पहले गर्मी में ही अपने घर को दुरुस्त कर लेते, अपने छप्पर को दुरुस्त कर लेते, ताकि बारिश का पानी अंदर ना आने पाए। उसी प्रकार से एक ऋतु मतलब एक अवस्था, पहली अवस्था में दूसरी अवस्था जो आती है उसकी पहचान कर ली जाती है, तो बालक या बालिका में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। ठीक, डगलस और हालैंड का कहना है। ठीक, एक क्या, तो विषमलिंगी प्रेम बालक बालिका के प्रति, बालिका बालक के प्रति जो है ऐसा आकर्षण होता है। क्या ये आकर्षण होता है। आवाज, हाव भाव, बालिकाओं में जो है शारीरिक उभार जो है होता है। क्या बालिकाओं में शारीरिक उभार होता है और बालकों में मूंछों की आरेख जो है आनी प्रारंभ हो जाती है, आवाज कर्कश हो जाती है, बालिकाओं की आवाज मधुर हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो है आत्म सम्मान एवं आत्म स्वीकृति की बात बालकों में अधिक होती है। किसकी होती है? आत्म सम्मान। अब बालक सोचता है कि हमारा समाज में, परिवार में, ठीक, सम्मान हो। क्या हो? हमारा परिवार में, समाज में सम्मान हो। बालक को हेरे तेरे करके लोग जैसे तैसे बुला देते हैं, ये सब वाणी नहीं चलेगी, ये सब बातें वहां बालक को नहीं भाती है। सब बहुत प्रेम से उसको बुलाने का, जैसे बड़ों को आदर किया जाता है वैसे बालक अपना भी आदर चाहता है। ठीक है, आत्म स्वीकृति मतलब इसको स्वीकार करें लोग कि हाँ यह फला व्यक्ति है। ठीक, क्या यह फला व्यक्ति है, इसको स्वीकार किया जाए। ठीक, बालक में इसके अतिरिक्त क्या आता है? तार्किक चिंतन की अवस्था। क्या? तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। बालक अब जो कुछ भी बातें करता है तर्कपूर्ण ढंग से करता भी। बाल्यावस्था तक क्या होता था कि बाल्यावस्था तक अमूर्त चिंतन की अवस्था होती थी, बालक अमूर्त अमूर्त बातें पूछता था। लेकिन अब बालक जो है तर्कपूर्ण चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। जैसे कोई भी समस्या है, समस्या क्यों उत्पन्न हुई, समस्या का कारण क्या था, ठीक है, सबसे पहले कारण जानने का बालक प्रयास करेगा और इसका समाधान कैसे होगा। इस चीज को इसीलिए तार्किक चिंतन की अवस्था भी कही जाती है। किसी चीज को गूढ़ रहस्यों के द्वारा वह सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है कि मतलब संघर्ष जितना कुछ भी होगा वह संघर्षों के द्वारा सीखता है, तनाव के द्वारा। अब जहां बालक को बालक छोटे बालक जो है छोटा नहीं समझते, बड़े लोग इसे बड़ा नहीं समझते, तो वहां बालक में तनाव आ जाता है। क्या आ जाता है? तनाव आ जाता है। हाँ, और एक तूफान की अवस्था, इस अवस्था की एक विशेषता यह भी है कि बालक सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, जो ऐसे पदों पर, ठीक है, पुलिसकर्मी, ऐसे पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों
से इनकी घृणा होती है। क्या होती है? घृणा या ईर्ष्या की भावना भी इनमें निहित होती है। यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि मतलब इस अवस्था में आने के बाद बालक न जाने क्या ऐसा मतलब दिमाग में चलता रहता है कि अरे बहुत गंदे चीज है, बहुत ही ये अधिकारी है तो ऐसा क्या कर देंगे, ये पुलिस है क्यों ऐसा करेंगे, मतलब क्यों की भावना, हम की भावना अधिक होती है। इसलिए इसमें घृणा या ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि मतलब सरकारी विभाग से इनको अत्यधिक जलन होती है। सीधी सीधी बात, किशोरावस्था में बच्चों को सरकारी विभाग से बहुत ही जलन होती है। जब वे समाज में कुछ ऐसी घटनाओं को देखते हैं तो सोचते हैं कि अगर हम ऐसा हो जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उनको कानून या संविधान की वह पेज नहीं मालूम रहता है इतना ज्यादा, इसलिए इनमें घृणा की भावनाएं आती है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या होती है? सामाजिक स्वीकृति होती है। क्या होती है? सामाजिक स्वीकृति, मतलब समाज में जो कुछ भी चल रहा हुआ होता है उस चीज को स्वीकार करने की भावना भी बालक के अंदर होती है। कि समाज में आज जैसे कहीं मेला लगा है तो कहीं मान लो रामलीला चल रहा है, रामलीला में भाग लेने की प्रबल भावनाएं होती है। देखता है कि बहुत सारे लोग जो है उसमें भाग कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो किशोर काल का बालक भी सोचता है गंभीर रामलीला में मंचासीन हो, नाटक में पाठ करें, ऐसी भावनाएं होती है। यही सामाजिक स्वीकृति है कि समाज के हर एक कार्यों में वह बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करना चाहता है, भाग लेना चाहता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसे टीनेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीनेज भी कहते हैं। टीनेज इसलिए कहते हैं कि 13 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। और एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। क्या? सुंदरता की अवस्था भी कहते हैं। क्या? सुंदरता की अवस्था भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं बेटा? सुंदरता की अवस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था सुंदरता की अवस्था होती है। बालक अपने आप को, चाहे वह विद्यालय जाए, चाहे मार्केट जाए, चाहे कहीं भी जाता है, अपने आप को बहुत सज धज करके निकलता है। और बच्चियां भी जो है क्या करती हैं? अपने आप को यही विषमलिंगी आकर्षण, विषमलिंगी प्रेम, यही आकर्षण को दिखाने के लिए अपने आप को, अपना कपड़े का ड्रेस, वेशभूषा, ठीक है, हाव भाव इत्यादि को बना करके लोग मार्केट, विद्यालय इत्यादि आना जाना पसंद करते हैं। इसमें जो है कमी ना आने पाए। ये सारी चीजें, सारी विशेषताएं किसमें पाई जाती है? किशोरावस्था में पाई जाती है। ठीक है, दल भक्ति की अवस्था भी होती है। मतलब क्या? समूह या नायक पूजा जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नायक पूजा, दल भक्ति या नायक पूजा। मतलब हम अपने दल समूह में जो मुख्य होता है उसकी मतलब उसको सब कुछ मान करके उसी के अनुसार कार्य करने की भावनाएं होती है। इसके अतिरिक्त जो है नायक पूजा एक यह भी ले सकते हैं कि किसी वीर इत्यादि, ठीक, ऐसे देशभक्त को जो है वे अपना अनुसरण करता मान लेते हैं कि हम उनकी तरह कार्य करेंगे। जैसे बच्चों को बताया जाता है महात्मा गांधी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, भगत सिंह, चंद्रशेखर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि जितने भी स्वतंत्रता में भाग लेने वाले मतलब क्रांतिवीर थे, उन वीरों को जो है, विवेकानंद, ऐसे ऐसे लोगों को मतलब उदाहरण दिया जाता है, बताया जाता है बच्चों को उनका अनुसरण करें। तो उन्हीं का अनुसरण नायक पूजा का, तो किसी एक को मान लेंगे और उनके थ्रू अपना, उनके विचारों को अपने अंदर उतारने का प्रयास करते हैं। और दूसरा चीज, उनका जो समूह होता है, जो दल होता है, जो मित्र मंडली होती है, मित्र मंडली में कोई ऐसा मित्र उनका एक होता है जिसको वह मतलब जानो जहां से ज्यादा मानते हैं। और संवेगात्मक तीव्रता होती है। क्या होती है इसमें? संवेगात्मक परिवर्तन, संवेग, जो हमें अंदर से मतलब आवेग प्रदान कर दे, हमें अंदर से चलाने का प्रयास करा दे, ठीक है, वह संवेगात्मक परिवर्तन भी उनके अंदर आता है। इसके साथ संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था, स्वर्णिम काल, अंतिम अवस्था जो बालक को परिपक्वता की ओर ले जाती है। स्वर्णिम काल इसलिए माना जाता है कि यह किशोर काल अंतिम अवस्था है जहां से निकलकर बालक परिपक्वता की ओर जाता है कि वह परिपक्व होकर के समाज में अच्छा कार्य कर सके। ठीक, जीवन का सबसे कठिन काल भी माना जाता है। क्या? जीवन का सबसे कठिन काल इसीलिए माना जाता है कि एक बालक को कोई बालक नहीं समझता और बड़े इसे बड़ा नहीं समझते। इसी उलझन में वह उसका संपूर्ण किशोरावस्था इधर उधर, जैसे पानी में चल रही नाव ऐसे ऐसे करे, पानी में चल रही हुई नाव ऐसे ऐसे पतवार के सहारे चले और ऐसे ऐसे मतलब पलटी करते हुए तैरती जाए, नदी पार करा दे। वही समझ लीजिए क्या किशोरावस्था जो है
पानी में चलने वाली नाव के समान है। वह हिलोर खाते 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 जो है इस पार से उस पार चली जाती है। यही हमारी तीनों अवस्थाएं थी। हम विशेष रूप से जो है बाल विकास की अवस्थाओं को लेकर के आप लोगों के बीच आए थे। इन्हीं अवस्थाओं की विशेषताओं को बतलाने का प्रयास किए थे। बेहद ही अच्छी तरीके से सरल शब्दों में, शार्ट में, कम में, अधिक से अधिक बतलाने का प्रयास आप लोगों को किए हैं। वीडियो जैसा भी अच्छा लगे आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।